हेलो फ्रेंड्स। हम इंडियन ज्योग्राफी की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसके तहत हम नदियों वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं। और नदियों में हमने जो हिमालयी अफवाह तंत्र को स्टार्ट किया था और हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमने जो हिमालय से निकलने वाली नदियों में जो गंगा नदी है, गंगा नदी गंगा नदी को लगभग कवर कर लिया था। उसकी एक नदी बची है हुगली, जो कि गंगा की वितरिका है। और हुगली के अलावा हमने सिंधु अपोहा तंत्र भी कवर कर लिया। और अब इसमें हमारी एक ब्रह्मपुत्र नदी बची है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र की नदियां। और प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र के अंतर्गत हम बंगाल की खाड़ी की नदियां पढ़ेंगे और इसके अतिरिक्त हम करेंगे अरब सागर की नदियां। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल कल हमने हिमालय अपोहा तंत्र के अंतर्गत सिंधु अपोहा तंत्र को देखा था। सिंधु के अंतर्गत हम इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जो सिंधु अपोहा तंत्र है, सिंधु सिंधु अपोहा तंत्र के अंतर्गत हमने देखा था कि ये अरब सागर में ये जो नदी है अरब सागर में गिरती है। और अरब सागर में ये ना अपनी सभी सहायक नदियों के साथ संगम करती है। सिंधु जो नदी है ये भारत की सबसे हिमालयी जो अपोहा तंत्र की नदियों में ये सबसे पश्चिमी नदी है। और इसके बाद हमने गंगा अपोहा तंत्र को कवर किया था। गंगा अपोहा तंत्र के अंतर्गत हमने जो गंगा नदी है उसे देखा था और उसकी जो सहायक नदियां हैं और लेफ्ट से जो इसकी सहायक नदियां हैं वो सब कवर की थी। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी है। एक तो जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी और महानंदा, ये सब नदियां हमने पढ़ी थी जो कि गंगा की लेफ्ट साइड की नदियां हैं। अब हम देखेंगे जो राइट साइड में हमने पढ़ा था, यमुना को भी पढ़ लिया था, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। और इसके अलावा है सोन नदी। सोन नदी को भी हमने कवर कर लिया था। अब हमारे जो गंगा अपोहा तंत्र में एक जो इसकी वितरिका है हुगली नदी वो बची थी। आज हम उसे कवर करेंगे। जो हुगली नदी है ना, हुगली नदी फरक्का जो बैराज है, फरक्का बैराज से गंगा नदी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाएगी। हुगली नदी क्या है, एक वितरिका है जो कि गंगा से फरक्का बैराज से निकलती है और इसके बाद ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। और जो ये हुगली नदी है इसके किनारे ना एक कोलकाता जो शहर है वो स्थित है। कौन सा शहर? कोलकाता। इसके किनारे कोलकाता स्थित है और इसके पास में कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह वो भी इसके किनारे स्थित है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। ये हमारे जो हुगली नदी है ना इसमें बहुत ज्यादा ये अवसादों को अपने साथ लेके आती है। तो अवसादों को लाने के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ का जो खतरा उत्पन्न हो जाता है इसकी वजह से। इसलिए हुगली नदी के तल से अवसादों को साफ करने के लिए समय समय पर जो गंगा नदी है ना उससे जल को छोड़ा जाता है। हुगली नदी के तल से अवसादों को साफ करने के लिए गंगा नदी से समय समय पर जल को छोड़ा जाता है। और हुगली नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? क्या आप सभी को पता है हुगली की सहायक नदी कौन सी है? तो हुगली की सहायक नदी है दामोदर। जो इसकी मुख्य सहायक नदी है ना वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी। अब जो दामोदर नदी है ना हम इसे कवर करेंगे। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है और ये झारखंड में
झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकल रही है, मीन्स ये झारखंड में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलेगी। और दामोदर नदी, इसके बेसिन में ना कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों क्या पाए जाता है इसके बेसिन में? कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत की रूर घाटी की संज्ञा दी जाती है। किसकी? इसलिए इसे भारत की रूर घाटी की संज्ञा दी जाती है। अब इसे रूर घाटी की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्या आप सभी को पता है रूर जो जगह है वो कहां पर है? वो जर्मनी में स्थित है और उसमें कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए भारत की दामोदर नदी की तुलना उससे की जाती है, इसलिए दामोदर नदी की घाटी को भी रूर घाटी की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा जो दामोदर नदी है ना, इस पर भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, जो कि यूएसए में स्थित है। तो वो दामोदर नदी पर ये, जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब जो दामोदर नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी है बराकर। कौन सी? बराकर। दामोदर नदी के बारे में हमने 2-3 फैक्ट समझे। एक तो ये इसके बेसिन में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस पर जो भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना भी स्थापित की गई थी। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना भी स्थापित की गई थी, और जो कि यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दोस्तों आप सभी जो भी हम ये नदियों वाला टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहना, और इसको जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हो सके और एग्जाम में हमारे सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सके। नेक्स्ट अब हम आगे चलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब जैसे ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि गंगा की जो कि हिमालय तंत्र की पूर्वी ओर से सबसे अंतिम नदी है। अब हम देखेंगे जैसे ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये कहां से निकलती है? ये निकलेगी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम कहां से होगा? इसका उद्गम भी तिब्बत में जो कैलाश पर्वत की श्रेणी है ना, इसके पास से होगा। कुछ हिमनद उनसे होगा, और उसके बाद अब देखिए, अब हम इसे समझते हैं। जैसे ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होगा तिब्बत में। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं तो उनके मिलने से होता है, तो उनमें कुछ मुख्य ग्लेशियर्स के नाम है। एक तो चैमा युंगडुंग ग्लेशियर, इसके अलावा आंगशी, इस टाइप से ये ग्लेशियर्स हैं, इनसे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होगा। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से जाएगी, और यहाँ पर है अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत पर ये इधर से ना यू टर्न लेगी, और यू टर्न लेके इधर एक दिहांग गोर्ज है, दिहांग गोर्ज के माध्यम से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये नदी जाएगी असम में, असम से जाएगी ये बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये मिलेगी किससे? गंगा नदी से। दोस्तों किससे मिलेगी? गंगा नदी से। और गंगा नदी से मिलने के बाद इसका नाम हो जाएगा पद्मा, और उसके बाद ये मेघना के नाम से सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए गिरेंगी, दोनों मिलके बंगाल की खाड़ी में। ओके, कहां पे गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। तो क्या आप सभी को ये समझ में आया कि इसका जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका अफवाह तंत्र इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में है? तो इसे हम देखते हैं। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पर है असम। तो 2 स्टेट ये जिनमें इसका जो स्वयं ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश और असम।
अब अरुणाचल प्रदेश में अब हम देखते हैं इसके कुछ नेम है, इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, तो वो कौन कौन से हैं? तो हम इसके कुछ नाम देखेंगे। इधर तिब्बत में तो इसका नाम है शांगपो। क्या नाम है? शांगपो। और ना इसका नाम यारलुंग जांगबो। यारलुंग जांगबो, जांगबो। ये नेम जो यारलुंग जांगबो ना, सामान्यतः हम सांगपो नाम जानते हैं इसका, कि तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, लेकिन जो यारलुंग जांगबो है मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था, जो कि क्योंकि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, समय समय पर न्यूज़पेपर्स में ये इसकी चर्चा में रहती है, तो वहां पे इसका जो नाम है ना, ये वो यारलुंग जांगबो के नाम से जानी जाती है ये। अब ये समय समय पर चर्चा में क्यों रहती है? ये समय समय पर चर्चा में रहने का इसका जो प्रमुख कारण है वो है कि जो चीन है ना, ऐसे हमेशा ये चर्चा में रहता है कि जो चीन है उसने तिब्बत वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत बड़े बड़े डैम्स का निर्माण किया है। किसका? बहुत बड़े बड़े डैम्स का निर्माण किया है, और भारत इसका समय समय पर विरोध भी करता रहता है, लेकिन अभी ये पूर्णतः मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। ओके नेक्स्ट। अब जैसे ये हम इसके नेम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे इसके क्या क्या नाम है, तो सांगपो या यारलुंग जांगपो तो तिब्बत में। इसके अलावा जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी ना, तो इसका नाम हो जाएगा दिबांग। क्या हो जाएगा? दिबांग। और इसके अलावा असम में इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, क्या नाम हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो ब्रह्मपुत्र नाम है ना, इसको असम से मिलेगा, असम से। अब इसके बाद जैसे ही ये इधर एंट्री करेगी बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाएगा जमुना। क्या नाम हो जाएगा? जमुना। और इधर जैसे ही ये इससे मिलेगी ना गंगा नदी से, तो इसका नाम हो जाएगा पद्मा। क्या हो जाएगा? पद्मा। और उसके बाद एक नदी आएगी इधर से, मणिपुर से एक नदी आएगी बराक, और वो मणिपुर की प्रमुख नदी है बराक। और बराक जैसे ही इसमें मिलेगी ना गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम में, तो तुरंत इसका नाम हो जाएगा मेघना, क्योंकि मेघना के नाम से ही मिलेगी। और ये जो डेल्टा बनाएंगे ना, सुंदरवन का डेल्टा, ये मेघना के नाम से ही बनाएगी, और बंगाल की खाड़ी में इसका विलीन हो जाएगी। तो ये हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है, चैमा युंगडुंग ग्लेशियर से, फिर तिब्बत में बहती हुई आएगी, अराकान योमा पर्वत के पास से यू टर्न लेगी, दिहांग गोर्ज के माध्यम से ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी, अरुणाचल प्रदेश से ये असम में, और असम से बांग्लादेश में गंगा के साथ मिलकर मेघना के नाम से सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। अब हम देखेंगे जैसे इसकी लंबाई कितनी है। इसकी जो लंबाई है ना वो कितनी है? इसकी लंबाई है 29,000 किलोमीटर, मतलब ये 2900 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबाई है इसकी? 2900 किलोमीटर लंबी है, और इंडिया में है 900 किलोमीटर। इसकी लेंथ इंडिया में कितनी है? 900 किलोमीटर। और इसका जो कुल जो कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र, जहां जहां से ये नदी, अब जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? जहां जहां, ये हमने फर्स्ट टॉपिक में समझा था, जहां जहां से नदी उसकी जो सहायक नदी होती है उनके साथ जहां जहां से पानी आता है उसमें, तो वो सभी होता है उसका जल ग्रहण क्षेत्र। अब इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और इंडिया में कितना है इसका जल ग्रहण क्षेत्र? 1.94 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये हमने देखा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। इंडिया में है 900 किलोमीटर। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और इंडिया में है 1.94 लाख किलोमीटर। अब जो ये नदी है
ये ना सर्वाधिक जल लेके आती है इंडिया में, और इस कारण जो इसकी इस पे जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है इसकी? जल विद्युत उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है, और इंडिया में बहुत सारा जल लेके आती है, जिससे जो इंडिया के उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन सब में पानी की आपूर्ति ब्रह्मपुत्र नदी से ही होती है, मुख्यतः ब्रह्मपुत्र नदी से होती है। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये इस टाइप से बहती है, इस टाइप से गुम्फित मार्ग बनाते हुए बहती है। तो इसके बीच में किसका निर्माण होगा? नदी द्वीपों का निर्माण होगा, नदी द्वीपों का निर्माण होगा। और इसमें ना बहुत सारे नदी द्वीप बनेंगे, लेकिन जिसमें ना ये माजुली नामक जो नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप, ये ऐसा नदी द्वीप है जो कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। इस टाइप से ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित आकार में आगे बढ़ती है, बहते हुए, गुम्फित आकार में आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेगी, बहते हुए। इस टाइप से ये हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी। अब हमारी हुई अब हमने ब्रह्मपुत्र नदी को कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट कौन सी देखेंगे? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना आज का, वो है प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र से निकलने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की नदियां, उसके बाद हम देखेंगे अरब सागर की नदियां। तो जैसे मोटा मोटा हम देखें तो जैसे ये कौन सी नदी है? ये है महानदी, इसके बाद ये है गोदावरी, और इसके बाद ये है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बाद ये है कावेरी नदी। तो ये इसकी जो बंगाल की खाड़ी की मुख्य नदियां हो गई। हम कौन कौन सी नदियों को देखेंगे इसमें? हम देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा के बाद हम सेकंड नदी देखेंगे वैतरणी और ब्राह्मणी, वैतरणी और ब्राह्मणी नदी। कौन सी देखेंगे दोस्तों? वैतरणी और ब्राह्मणी नदी। इसके बाद थर्ड नंबर पे आएगी महानदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की ना तीसरा सबसे बड़ा बेसिन बनाती है ये महानदी। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगी गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसके बाद पेन्नेरू और वेगई नदी। पेन्नेरू और वेगई तो छोटी नदियां है ना, उनसे इतने ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते। लेकिन जो ये नदियां है ना, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो सहायक नदी है वो, और इन पे कौन कौन से बांध है, वो सब हमें अच्छे से देखने और अच्छे से कवर करने हैं। ओके, अब हम एक एक नदी को लेते हैं और अच्छे से इसको लर्न करेंगे। आप भी कोशिश करना मेरे साथ साथ ही अच्छे से लर्न कर सको, जिससे फिर आगे आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे स्वर्ण रेखा जो नदी है ना, अब ये कहां से निकल रही है? स्वर्ण रेखा नदी निकलेगी स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में रांची के पठार से निकलेगी। जैसे ये हो गया हमारा झारखंड, झारखंड में रांची के पठार से निकलेगी। झारखंड से निकल के ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे बहेगी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। देखो ये है हमारी स्वर्ण रेखा नदी। ये कहां से निकलेगी? रांची के पठार से। रांची के पठार से निकलकर ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मध्य बनाएगी बॉर्डर, और बॉर्डर बनाते हुए ये कहां गिरेगी? पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। सॉरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और स्वर्ण रेखा नदी, इसके बेसिन में ना स्वर्ण रेखा नदी, जो स्वर्ण रेखा नदी है ना, इसके बेसिन में
सोने के निक्षेप पाए जाते हैं, सोने के प्लेशर निक्षेप पाए जाते हैं, प्लेशर निक्षेप पाए जाते हैं। जो सोना होता है ना, उसके छोटे छोटे बारीक कण पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें सोने के प्लेशर निक्षेप बोलेंगे। तो वो स्वर्ण रेखा नदी के बेसिन में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त तो और क्या है इसके बेसिन में? इसके बेसिन में ना, जैसे कोई नदी पठार से निकलती है ना, तो वो क्या बनाती है, वो जलप्रपात। तो वो एक वाटरफॉल का निर्माण, अधिकतर नदियां वाटरफॉल का निर्माण करेंगी, क्योंकि जैसे ही वो गिरेंगी तो जलप्रपात बनेगा। तो स्वर्ण रेखा नदी पर ना झारखंड में एक जलप्रपात है और उसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात। क्या नाम है? हुंड्रू जलप्रपात। स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात। तो इसके अतिरिक्त स्वर्ण रेखा नदी पर, हाँ, इसके किनारे ना झारखंड में जो जमशेदपुर शहर है ना, जमशेदपुर शहर, झारखंड का जमशेदपुर शहर इसके किनारे स्थित है। तो हम देख रहे हैं स्वर्ण रेखा नदी, और जो स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकल रही है, तो ये निकल रही है रांची के पठार से, और रांची के पठार से निकलकर झारखंड, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और इसकी इस पर ना झारखंड में क्या है, देखो झारखंड में इस पे हुंड्रू जलप्रपात है। इसके अतिरिक्त झारखंड का जो जमशेदपुर शहर है ना, जो कि लौह इस्पात इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए विख्यात है, तो वो इसके किनारे स्थित है। तो हाँ, और इसके बेसिन में ना सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, मींस सोने के छोटे छोटे बारीक कण। तो इसी के नाम पे इसका नाम रखा, स्वर्ण रेखा नाम भी इसका रखा गया। तो ये हमने स्वर्ण रेखा नदी को कवर किया। स्वर्ण रेखा नदी के बाद हम देखेंगे कौन सी नदी देखेंगे, हम देखेंगे वैतरणी और ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी देखेंगे? वैतरणी और ब्राह्मणी नदी। इसके बाद हम कवर करेंगे वैतरणी और ब्राह्मणी नदी। जो वैतरणी ब्राह्मणी नदी है ना, देखो ये कहां से निकल रही है, दोनों नदी निकलेंगी, वैतरणी ब्राह्मणी नदी दोनों नदी उड़ीसा से निकलेंगी, लेकिन अलग अलग निकलेंगी और एक कॉमन डेल्टा बनाएंगी। कॉमन डेल्टा बना के वो कॉमन डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। लेकिन जैसे इसके जो डेल्टा क्षेत्र में ना भीतरकनिका मैंग्रोव स्थित है। क्या स्थित है? ये भीतरकनिका मैंग्रोव के लिए फेमस है। और भीतरकनिका जो मैंग्रोव है, इसमें क्या है, देखो इसमें जो ऑलिव रिडले टर्टल है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से हमारे इधर भीतरकनिका मैंग्रोव में उनको संरक्षण दिया जाता है, इधर वो प्रजनन के लिए आते हैं। तो ये है ऑलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है। इसका जो ये भीतरकनिका मैंग्रोव है, तो हम देख रहे हैं वैतरणी और ब्राह्मणी नदी। वैतरणी नदी तो इधर से निकलेगी, वैतरणी नदी ये कहां से निकलेगी, ये निकलेगी वैतरणी ब्राह्मणी, और ये यहां से वैतरणी ब्राह्मणी। देखो वैतरणी नदी तो निकलेगी क्योंझर उड़ीसा से। कहां से? क्योंझर उड़ीसा से। और जो ब्राह्मणी नदी है ना, ये कहां से निकलेगी? ब्राह्मणी नदी निकलेगी राउरकेला से, राउरकेला उड़ीसा से, राउरकेला उड़ीसा से। और इस जो दो नदियां हैं, जैसे एक तो है शंख और एक दक्षिण कोयल, शंख और दक्षिण कोयल, ये दोनों नदियां ना, शंख और दक्षिण कोयल नामक जो दो जो धाराएं हैं, वो राउरकेला उड़ीसा में मिलती है। और मिलने के बाद ये एक नदी बनाती है, उसका नाम है ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी में जो वैतरणी नदी है, ये क्योंझर उड़ीसा से आती है, और दोनों एक कॉमन डेल्टा बनाएंगी। कॉमन डेल्टा बनाकर ये इस डेल्टा क्षेत्र में ना भीतरकनिका मैंग्रोव स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? भीतरकनिका मैंग्रोव, भीतरकनिका मैंग्रोव स्थित है। और ये भीतरकनिका मैंग्रोव किसके लिए फेमस है?
ऑलिव रिडले टर्टल के लिए, ऑलिव रिडले टर्टल के लिए, ऑलिव रिडले टर्टल के लिए, है ना। ये हो गया हमारा, ये हमने देखी वैतरणी और ब्राह्मणी नदी। तो अब हमने वैतरणी ब्राह्मणी नदी को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे महानदी। महानदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महानदी कहाँ से निकलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे महानदी कहाँ, महानदी, अब जो महानदी है ना ये कहाँ से निकल रही है, देखो महानदी निकलेगी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से। अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो ये दंडकारण्य पठार के पदेन क्षेत्रों में स्थित है, सिंगावा की पहाड़ियां, वहां से निकलेगी और वहां से निकलकर ये जाएगी उड़ीसा में, और उड़ीसा में डेल्टा बनाएगी और डेल्टा बना के गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा में डेल्टा बना के ये कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। अब जो ये नदी है ना महानदी, ये देखो उड़ीसा में इस पर एक बांध है, उड़ीसा में इस पे कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। उड़ीसा में इस पर है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। उड़ीसा में इस पर हीराकुंड बांध है जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके अलावा इसके जो बेसिन में ना छत्तीसगढ़ में, इसके बेसिन में चावल की खेती की जाती है। किसकी, चावल की खेती की जाती है, इसलिए इसे उत्तर भारत का क्या है, चावल का कटोरा नाम से भी जाना जाता है। अब इसके जो डेल्टा क्षेत्र में ना नेशनल वाटरवेज 5 स्थित है, कौन सा, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 भी इसके डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। तो हम देख रहे हैं महानदी। महानदी दोस्तों, महानदी कहां से निकल रही है, ये निकल रही है जो दंडकारण्य पठार है ना उसमें सिंगावा की पहाड़ियों से निकल रही है। अगर हम जिले वाइज देखें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से, उसके बाद ये उड़ीसा में जाएगी, उड़ीसा में डेल्टा बनाएगी और डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। अब इस पर इसके बेसिन क्षेत्र में ना छत्तीसगढ़ में इसके बेसिन में पाया जाएगा, इसके बेसिन में चावल की खेती की जाती है। किसकी, चावल की। और चावल की खेती करने के कारण इसे छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा। और इस पर ना उड़ीसा में इस पर हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है, हीराकुंड। हीराकुंड बांध ये भारत का ना सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। और इस नदी के बेसिन में जो राष्ट्रीय जलमार्ग, हमारा जो राष्ट्रीय 5वां राष्ट्रीय जलमार्ग है नेशनल वाटरवेज नंबर 5, वो भी इसके बेसिन में स्थित है। अब इसके जो हमारी महानदी है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, दक्षिण भारत, उसके तीसरे सबसे बड़े बेसिन का निर्माण करती है। पहला तो गोदावरी, दूसरा कृष्णा और तीसरा है कावेरी। सॉरी, तीसरा कावेरी नहीं, तीसरी महानदी है। तो महानदी कृष्णा और गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद तीसरा सबसे बड़ा बेसिन बना रही है प्रायद्वीपीय भारत का, है ना। अब इसकी सहायक नदियां देखेंगे, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। इसकी सहायक नदियां हैं ईब, मंद, हसदो, शिवनाथ, इधर से तेल और ओंग। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, ईब, मंद, हसदो, शिवनाथ, तेल और ओंग। ईब, मंद, हसदो, शिवनाथ और तेल, ओंग, और एक और है जौक। तो ये हमने इसकी सहायक नदियां देखी महानदी की। अब हमने महानदी को कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी, हमने स्वर्णरेखा नदी पढ़ ली, स्वर्णरेखा के बाद हमने वैतरणी ब्राह्मणी, और वैतरणी ब्राह्मणी के बाद अब हम आगे महानदी के बाद गोदावरी नदी पर। अब जो गोदावरी नदी है ना, इसको भी हम देखेंगे कि कहाँ से निकल रही है, कौन कौन सी डैम है इस पर, कौन कौन से जलप्रपात हैं, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। इसकी सहायक नदियां ना, उनसे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो आप सभी को उन्हें अच्छे से लर्न करना है मेरे साथ साथ, बहुत देखना, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो जो गोदावरी नदी ये कहाँ से निकल रही है? ये निकलेगी महाराष्ट्र में त्र्यंबक पठार से। कहां से? महाराष्ट्र में त्र्यंबक पठार से। महाराष्ट्र से ये नदी जाएगी तेलंगाना में, और तेलंगाना से जाएगी आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में बनाएगी डेल्टा, और डेल्टा बनाते हुए ये गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। किसमें? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। देखो ये जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबक के पठार से निकलेगी। त्र्यंबक के पठार से, जो त्र्यंबक का पठार है ना, ये कलसुबाई चोटी क्षेत्र में स्थित है। जो यहाँ पे एक कलसुबाई चोटी क्षेत्र है उसमें स्थित है, जो कि जैसे पश्चिमी घाट उसका उत्तरी हिस्सा है ना, उसे उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। तो उस क्षेत्र में स्थित त्र्यंबक पठार से निकल रही है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से। उसके बाद ये तेलंगाना में जाएगी, और तेलंगाना से जाएगी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाएगी, और डेल्टा बनाते हुए ये गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। ओके, फिर अब हम देखेंगे जो गोदावरी नदी है ना, इसकी लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई, गोदावरी नदी है ना, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है ये। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। इसकी जो लंबाई है ना वो 1465 किलोमीटर है। कितनी? 1465 किलोमीटर है। उसके बाद इसे वृहद गंगा या फिर दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गंगा के नाम से ये फेमस है। आंध्र प्रदेश में इस पे एक बांध है, उसका नाम है पोलावरम। और ये नदी आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाने से पहले दावलेश्वरम नामक स्थान पर दावलेश्वरम नामक स्थान पर दो धाराओं में डिवाइड हो जाएगी। एक का नाम है गोतमी और दूसरी का नाम है वशिष्ठ। अब हमने देखा जैसे जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे वृहद गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। क्योंकि ये ना उत्तर भारत में जिस प्रकार गंगा नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और भारत के सबसे बड़े अपोहा तंत्र का निर्माण करती है, और भारत में इसका सबसे ज्यादा जो बेसिन एरिया है वो गंगा नदी का है। अब हम प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो गोदावरी नदी है। इस टाइप से गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़े बेसिन का निर्माण कर रही है दक्षिण भारत में, इसलिए इसे गंगा से इसकी तुलना की जाती है। इसे वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। और इस नदी में अब हम देखेंगे डैम कौन से, तो आंध्र प्रदेश में इसमें पोलावरम बांध है इस पे। और ये जब जैसे आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाने से पहले दावलेश्वरम नामक स्थान पर दो धाराओं में डिवाइड हो जाएगी, वो है गोतमी और वशिष्ठ, और उसके बाद डेल्टा बनाते हुए ये गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो ये हमने गोदावरी नदी के बारे में देखा। अब गोदावरी नदी की बस कुछ जो सहायक नदी है ना वो बची है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें उन्हें अच्छे से देखना है। वो कौन कौन सी है? वो है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और शिलेरू की सहायक एक और है सब्र। तो कौन कौन सी है? ये है, देखो राइट से कौन कौन सी है। इंद्रावती, राइट से इसकी सहायक नदी है इंद्रावती,
राइट से इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो वो है पूर्णा, पूर्णा प्राणहिता, पूर्णा प्राणहिता, पूर्णा प्राणहिता, पूर्णा प्राणहिता, इंद्रावती, इंद्रावती और शीलेरु नदी। पूर्णा प्राणहिता, इंद्रावती और शीलेरु नदी। शीलेरु की सहायक सबरी भी है। ओके, और ये तो हो गई इसकी लेफ्ट से सहायक नदियां। अब राइट से इसकी सहायक नदियां हैं प्रवरा और मंजरा, प्रवरा और मंजरा। अब हम इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है वापस से रिवाइज करते हैं। पूर्णा, पूर्णा प्राणहिता, इंद्रावती और शीलेरु, और राइट से है प्रवरा और मंजरा। अब हम देखते हैं इन पे कौन, जैसे प्राणहिता जो नदी है ना, ये 3 धाराओं के मिलने से बनेगी या फिर 3 नदियों के मिलने से बनेगी। उनके नाम है पैनगंगा, वैनगंगा और वर्धा। क्या क्या नाम है? पैनगंगा, वैनगंगा और वर्धा। इसके अलावा जो इंद्रावती नदी है ना, ये छत्तीसगढ़ में ना दंडकारण्य पठार से निकलेगी। कहां से? ये छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार से निकलेगी। और जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, जो दंडकारण्य अभी पठार से निकलेगी, पठार से निकलने के कारण ये जो नदी है ना, पठार से निकलने के कारण इस नदी पर चित्रकोट जलप्रपात बनाएगी। ये क्या बनाएगी फ्रेंड्स? ये बनाएगी चित्रकोट जलप्रपात। इसके अलावा सिलेरू नदी है ना, इस पर उड़ीसा में एक बाली मेला प्रोजेक्ट लगता है, बाली मेला प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो मंजरा नदी है ना, मंजरा नदी पर कौन सा बांध है? निजाम सागर बांध है, निजाम सागर बांध है, निजाम सागर डैम है, निजाम सागर बांध। तो इस टाइप से हमने गोदावरी नदी हमारी कवर हो गई। अब गोदावरी नदी को कवर करने के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। अब जो ये कृष्णा नदी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैप में देखेंगे ये कहां से, मतलब इसका अपोहा क्षेत्र कौन कौन सा है। तो जो कृष्णा नदी है ये भी महाराष्ट्र में ही निकलेगी, महाराष्ट्र से ही निकलेगी। और महाराष्ट्र से कहां से निकलेगी? महाराष्ट्र में ये जाएगी, महाराष्ट्र में कर्नाटक, तेलंगाना, सॉरी महाराष्ट्र में ये निकलेगी, ये कर्नाटक। ये कहां से निकलेगी? ये देखो महाराष्ट्र में से निकलेगी, महाराष्ट्र से ये जाएगी तेलंगाना, कर्नाटक होते हुए ये आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाएगी और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कहां से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरेगी ये। अब ये भी उसके बाद बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाएगी। अब जो कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी के बाद, क्योंकि इसकी जो लंबाई है ना वो है 1400 किलोमीटर। तो दक्षिण भारत में ये दूसरे सबसे बड़े बेसिन का निर्माण कर रही है कृष्णा नदी, इसलिए ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो गई। अब जो कृष्णा नदी है इस पे ना कर्नाटक में अलमाटी बांध है। कौन सा? कर्नाटक में इस पे है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कर्नाटक में। इस पे दोस्तों कौन सा बांध है? अलमाटी बांध है कर्नाटक में। और उसके बाद इस पर एक और है, हमने गोदावरी की सहायक नदी मंजरा पे देखा था निजाम सागर बांध, वो भी तेलंगाना में है। और इस पर भी एक बांध है तेलंगाना में, उसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर। क्या नाम है? नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध है इस पे भी, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बांध है। ये तेलंगाना में ही है, तेलंगाना में। तो ये इस पर 2 बांध है, अलमाटी बांध है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर, और नागार्जुन सागर बांध है तेलंगाना में। इसी टाइप से मंजरा नदी पे हमने देखा था निजाम सागर बांध। अब जो इसकी सहायक नदी है ना कृष्णा की, वो कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियां हैं
राइट से लेफ्ट से इसकी सहायक नदियां हैं भीमा और मूशी। कौन कौन सी? भीमा और मूशी। मूशी नदी है ना, इसके किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। कौन सा शहर? हैदराबाद। और जो इसकी राइट से सहायक नदियां कौन कौन सी है? कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। कोयना, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। तो इसकी जो सहायक नदियां है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, और ये सभी आप सबको लर्न होनी चाहिए, इसलिए इनको बार बार रिवाइज कीजिए। जैसे इसकी जो सहायक नदी लेफ्ट से भीमा और मूशी है, और राइट से है कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। कौन कौन सी है? कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। कोयना नदी पर एक बांध है, कौन सा है? वो है शिवाजी सागर बांध। कोयना नदी पर शिवाजी सागर बांध है, और तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध है। तो इसको पहचानने में तो आप सबको आसान रहेगा। अब हमने कृष्णा नदी को भी कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट आगे चलेंगे कावेरी नदी पर। कौन सी? कावेरी नदी। जो कावेरी नदी है ना, ये कहां से निकलेगी? ये निकलेगी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कर्नाटक से। कहां से निकलेगी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कर्नाटक से। और वहां से निकलने के बाद ये जाएगी तमिलनाडु होते हुए, ये डेल्टा बनाएगी और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कहां? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। जो कावेरी नदी है ना, अब इसे बोलेंगे दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहा जाता है? इसे दक्षिण भारत की गंगा कहने के पीछे रीजन है दोस्तों, क्योंकि जो कावेरी नदी है ना, इसका दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा रिलीजियस महत्व है। क्या है? बहुत ज्यादा इसका धार्मिक महत्व है। जैसे पूजा पाठ, अस्थि विसर्जन, या फिर जैसे धार्मिक कार्यों में ना दक्षिण भारत के लोग इसका बहुत ज्यादा उनके लिए यूटिलाइजेशन है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है कावेरी नदी। इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा की संज्ञा देते हैं। किसकी? दक्षिण भारत की संज्ञा, गंगा की संज्ञा दी जाती है। और जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिणी गंगा, बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो गंगा नदी से ही उसकी तुलना की गई है। जैसे उत्तर भारत में या फिर संपूर्ण भारत में गंगा नदी है सब, जो कि सबसे बड़े बेसिन का निर्माण कर रही है, वैसे ही दक्षिण भारत में गोदावरी नदी थी जो कि सबसे बड़े बेसिन का निर्माण कर रही थी, इसलिए उसे बृहद गंगा, दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा कहा गया। और इसे रिलीजियस महत्व के कारण क्या कहा गया? दक्षिणी भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके बेसिन में भी ना चावल की खेती की जाती है। किसकी? चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती करने के कारण इसे दक्षिण भारत का चावल का कटोरा या फिर खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, कावेरी नदी के बेसिन को। इसके अलावा इसमें क्या बच रहा है? जो कावेरी नदी है ना, ये 3 बार 2 धाराओं में डिवाइड होती है, और 3 बार 2 धाराओं में डिवाइड होने के कारण इस पे होता है नदी द्वीपों का निर्माण। किसका? नदी द्वीपों का। वो हम अभी देखेंगे कौन कौन से इस पर कुछ प्रमुख नदी द्वीप भी बनेंगे, वो कौन कौन से हैं। तो ये ऐसे ना कावेरी नदी पर जैसे ये ऐसे 3 बार ना इस पर ये 2 धाराओं में डिवाइड होगी, और 2 धाराओं में डिवाइड होके इसमें कुछ नदी द्वीप बनेंगे। क्या? नदी द्वीप बनेंगे। वो कौन कौन से हैं? कुछ मुख्य नदी द्वीप है जिन्हें हम देखेंगे। वो है, एक तो है कर्नाटक में 2, तो एक तो श्रीरंगपट्टनम द्वीप, श्रीरंगपट्टनम द्वीप,
दूसरा है शिव समुद्रम द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप। और तीसरा है तमिलनाडु में श्रीरंगम द्वीप, श्रीरंगम द्वीप। इस टाइप से हमने देखा जो कृष्णा नदी वो 3 बार 2-2 धाराओं में डिवाइड होती है और इसमें बहुत सारे नदी द्वीपों का निर्माण होता है, जिसमें से कुछ प्रमुख नदी द्वीप है। एक तो कर्नाटक में है ये 2 प्रमुख, तो एक तो श्रीरंगपट्टनम द्वीप, एक शिव समुद्रम द्वीप, और एक है तमिलनाडु में श्रीरंगम द्वीप। तो ये तो हमने देखे नदी द्वीप। अब जो कृष्णा नदी है इस पे बांध और वाटरफॉल कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु में कृष्णा नदी पर मैटूर बांध है। कौन सा? मैटूर बांध है, मैटूर बांध है इस पर, मैटूर बांध। इसके अलावा इस पर होंगेनकल ना जलप्रपात भी है, होंगेनकल जलप्रपात। तो ये कावेरी नदी है ना, इस पर तमिलनाडु में श्रीरंगम द्वीप है, मैटूर बांध है और होंगेनकल जलप्रपात है। कौन सा? होंगेनकल जलप्रपात। इसके अलावा जैसे इसमें कर्नाटक में 2 द्वीप है, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप है। इसके अतिरिक्त जैसे इस पर ना कृष्ण राज सागर बांध भी है। कौन सा? कृष्ण राज सागर बांध, कृष्ण राज सागर डैम भी है इस पर, कृष्ण राज सागर बांध। और है ना इस पर शिव समुद्रम नाम से ही जलप्रपात है। क्या? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम नाम से ही जलप्रपात है और शिव समुद्रम एक द्वीप भी है। तो ये हमने कावेरी नदी के बारे में देखा। अब हम बस इसकी कावेरी नदी की एक चीज बची है, वो है इसकी जो सहायक नदी है ना वो कौन कौन सी है। तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं हेमावती, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ। कौन कौन सी है? हेमावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ। देखो इसकी सहायक नदी हेमावती, शिमसा, हेमावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, भवानी, कब्बानी, भवानी। देख हेमावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, कब्बानी, नोयल और अमरावती, ये इसकी सहायक नदियां हैं। हेमावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, कब्बानी, नोयल और अमरावती। अमरावती ना तमिलनाडु में इसकी सहायक नदी है और अमरावती जो शहर है वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, है ना। तो इस टाइप से हमने जो कावेरी नदी है ना इसको भी कवर कर लिया है। अब कावेरी नदी को हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जो कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसे रिलीजियस महत्व अधिक है इसके कारण। इसके बाद इसके बेसिन में चावल की खेती की जाती है और इसलिए इसे दक्षिण भारत का खदान का कटोरा भी कहा जाता है। और ये इस पर तमिलनाडु में श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप है। इसके अलावा शिव समुद्रम इस पर जलप्रपात भी है और कृष्णराज सागर बांध है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे जैसे जो तमिलनाडु में क्या क्या इसके ऊपर, तमिलनाडु में श्रीरंगम द्वीप है, मैटूर बांध है और होंगेनकल जलप्रपात है। कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकल रही है और तमिलनाडु में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इसके अतिरिक्त कावेरी की जो सहायक नदियां वो हमने देखी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी, कब्बानी, नोयल और अमरावती, है ना। इस टाइप से ये हमने इसकी सहायक नदियां देखी। अब हम देखेंगे जो पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की 2 छोटी नदियां और बच गई थी, जैसे पेन्नेरू और वेगई, लेकिन वो उनसे एग्जाम्स में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो है बंगाल अरब सागर की नदी। अरब सागर की कुछ नदियां हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें उन्हें भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, लगभग कवर हो जाएगा।
तो जो अरब सागर की नदियां है ना, इसमें कौन कौन सी है, जैसे इसमें कुछ नदियां तो वो हैं, जैसे एक तो लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी के बाद है साबरमती, साबरमती और माही। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त है नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी, नर्मदा तापी रिवर, ये 5 मुख्य नदियां हैं। इसके अतिरिक्त जैसे केरल की हैं 2 नदी, पोन्नानी और पेरियार, पोन्नानी, पोन्नानी और पेरियार। कुछ नदी गोवा कर्नाटक में भी है, जैसे जुआरी नदी है, मांडवी नदी है। लेकिन जैसे अब हमें कौन कौन सी नदियों पर डिस्कशन करना है, तो जो लूनी, लूनी, साबरमती और माही, लूनी, साबरमती और माही, ये जो नदियां है ना, लूनी, साबरमती और माही, इन नदियों को तो हम राजस्थान के अंतर्गत जो नदियों वाला टॉपिक पढ़ते हैं उसमें ज्यादा डीपली पढ़ते हैं, लेकिन हम इन्हें मोटा मोटा देखते हैं। जैसे लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकल रही है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलने के बाद ये गुजरात में आ जाएगी और कच्छ के रण में विलीन हो जाएगी। ये आदि, इसे आदि मीठी आदि खारी कहा जाता है, क्योंकि बाड़मेर में बालोतरा नामक स्थान से ये खारी हो जाती है। और इसके बाद जैसे साबरमती नदी, ये अरावली की पहाड़ियों से, अरावली की दक्षिणी पहाड़ियों से उदयपुर से निकलेगी और फिर इसके बाद भी ये भी गुजरात में आ जाएगी। गुजरात में इसके किनारे अहमदाबाद नगर है, ये बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी थी साबरमती, और ये खंबात की खाड़ी में आके विलीन हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो माही नदी है, ये कहाँ से निकलेगी, ये मेहंद झील, अमरोरू जो विंध्याचल पर्वत में ही एक जगह, उधर से निकलेगी और एमपी से निकलकर ये राजस्थान में आएगी। राजस्थान में बांसवाड़ा और से निकलकर ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलकर ये आ जाएगी गुजरात में। तो ये 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। और इस पर कौन कौन से बांध है, तो माही नदी पर माही बजाज सागर है, कागदी पिकअप है, और गुजरात में इस पे कड़ाना बांध है। और जो इसी माही बजाज सागर परियोजना है उससे 140 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की जाती है, जो कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में ही काम आती है सारी, जो भी 140 मेगावाट है। तो इस टाइप से हमने इनको मोटा मोटा कवर कर लिया और इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत जो नदियां टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। अब यहाँ पे हमें 2 जो नदियां है ना, ये मेन अच्छे से डिस्कशन करनी है, वो है नर्मदा और ताप्ती नदी। कौन कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। जो नर्मदा नदी है ना, पहले हम इसे मैप में देख लेते हैं। नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी कहां से निकल रही है, तो ये निकलेगी एमपी के अमरकंटक से निकलकर ये गुजरात में आएगी। गुजरात में यहाँ खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। कहाँ, नदमुख बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। अब नदमुख और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा तो वो होता है जिसमें नदियां ना बहुत ज्यादा अवसाद लाएंगी और अपने साथ समुद्र में ले जाती हैं, तो एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र बनाती है और अवसाद के साथ समुद्र में गिर जाएंगे। और नदमुख वो होता है जिसमें नदियां सीधे ही समुद्र में गिर जाती है, अपने साथ कोई ज्यादा अवसाद या सेडिमेंट्स नहीं लेके आती, तो वो है नदमुख। तो जो पश्चिमी घाट की नदियां है ना, ये मुख्यतः नदमुख का ही निर्माण करेंगी, डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी, क्योंकि सीधे गिरती हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के नहीं लेके आती। तो अब हम देखेंगे जैसे जो ये नदी है ना, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी ये एमपी के अमरकंटक से निकल रही है, उसके बाद गुजरात में जाएगी और खंबात की खाड़ी में
गिर जाएगी। अब इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी वो देखनी है। जैसे नर्मदा नदी पे इस पर है गुजरात में सरदार सरोवर बांध है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध गुजरात। सरदार सरोवर बांध है इस पे गुजरात में, सरदार सरोवर बांध है ना। उसके बाद ये एमपी में इस पे कुछ परियोजना है, वो है इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर और महेश्वर। इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर और महेश्वर। और एमपी में इस पे 2 वाटरफॉल भी है, एक है धुआंधार जलप्रपात और एक है कपिलधारा जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। तो ये हमने, जैसे ये नर्मदा नदी, अब हम इसे देख लेते हैं। जैसे ये इस पर एमपी में 3 परियोजनाएं हैं, एक तो है इंदिरा सागर, एक है ओंकारेश्वर और महेश्वर। कौन कौन सी है, चलो मेरे साथ रिवाइज करो। इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और महेश्वर। इसके अतिरिक्त इस पे 2 जलप्रपात है, एक तो है धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात। जो धुआंधार जलप्रपात है ना, इसका दूसरा नाम ये संगमरमर जलप्रपात। और ये जो नदी है, इसके अतिरिक्त इस पर ना गुजरात में सरदार सरोवर बांध भी है। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर। और ये भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। कौन सा? भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है सरदार सरोवर। इसकी नदी ना, इसके किनारे भरूच शहर स्थित है, गुजरात का गुजरात। तो इस टाइप से। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियां हैं तवा, छोटी तवा और कुंडी। इसके अतिरिक्त है हिरण। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम नर्मदा के बाद चलेंगे ताप्ती नदी पर। इसको हमने कवर कर लिया है। अब ताप्ती नदी, जो तापी नदी है ना, ये कहां से निकलेगी? इस टाइप से ये भी एमपी। हाँ, हम एक बात भूल गए थे, जो नर्मदा नदी है ना, वो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से भ्रंश घाटी में से बहेगी। और इसी टाइप से जो तापी नदी है, ये सतपुड़ा और अजंता के मध्य भ्रंश घाटी से बहती है। तो तापी नदी ये एमपी से बैतूल पठार से निकलेगी, और एमपी से निकलने के बाद ये महाराष्ट्र और गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। इस टाइप से जो तापी नदी है, तापी नदी बैतूल के पठार से निकलेगी, महाराष्ट्र और गुजरात में नदमुख बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिरेगी, खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। और अब तापी नदी पर गुजरात में 2 परियोजनाएं, एक उकाई और काकरापारा। कौन कौन सी है? उकाई और काकरापारा। उकाई और काकरापारा। इस टाइप से तापी नदी पर 2 परियोजना है, उकाई, काकरापारा और गुजरात में। इसके अतिरिक्त इसके किनारे कुछ महत्वपूर्ण शहर भी स्थित है, बैतूल एमपी का, जलगांव महाराष्ट्र और सूरत गुजरात में इसके किनारे कुछ महत्वपूर्ण शहर स्थित है। इस टाइप से फ्रेंड्स हमने तापी नदी को भी कवर कर लिया। अब तापी नदी के अतिरिक्त अरब सागर की कुछ जैसी नदियां, मांडवी, जुआरी नदी, और इसके अतिरिक्त जैसे केरल में पोन्नानी, पेरियार। लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से यही नदियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमने अभी तक कवर कर ली है। और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो भी नदियां पढ़ाइए, इन सबको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, रिवाइज करके अच्छे से एग्जाम में आपके सभी क्वेश्चंस इससे सही हो जाए, लगभग क्वेश्चंस सही होंगे। थैंक यू, यू आर वॉचिंग।